अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद अबरार चुगताई। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स में जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसमें है न्यूरल नेटवर्क्स, जेनेटिक एल्गोरिदम्स और फजी लॉजिक्स। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि न्यूरल नेटवर्क्स क्या है। इसको हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स भी कहते हैं, ठीक है, ANN भी इसको लिखा होता है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स क्या है कि हमारे पास कुछ ये भी क्या होते हैं, कंप्यूटिंग सिस्टम्स ही हैं, लेकिन ये हम किस तरह से बनाते हैं, इसको हम जिस तरह से ह्यूमन ब्रेन है, ठीक है, उस तरह से बनाया जाता है। बायोलॉजिकल हम इसकी सेटिंग उस तरह से करते हैं, अपने सिस्टम को इस तरह से डेवलप करते हैं जिस तरह से ब्रेन है, ब्रेन के पार्ट्स हैं, ठीक है, ब्रेन किस तरह से वर्क करता है उसी तरह से ये भी वर्क करता है कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क हैव सेल्फ लर्निंग कैपेबिलिटीज दैट एनेबल इट टू प्रोड्यूस अ बेटर रिजल्ट एज मोर डेटा बिकम अवेलेबल। ठीक है, कि सेल्फ लर्निंग की इसमें कैपेबिलिटीज हैं और इसमें क्या होगा कि जितना डाटा हमारे पास ज़्यादा होगा, हमारे पास जो रिजल्ट्स होंगे वो उतने ही ज़्यादा अच्छे होंगे। ठीक है, अब उसके लिए करना क्या पड़ता है, जो हम सिस्टम बनाते हैं सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं। ठीक है, कि एग्जाम्पल्स के थ्रू और डाटा सारा उस फील्ड से, जिस फील्ड से रिलेटेड हम वो अपना सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है, तो ये स्पेसिफिक होगा, मतलब कि ये नहीं है कि एक सिस्टम हमने बनाया तो वो हर फील्ड को कवर कर रहा है, ऐसा नहीं है, स्पेसिफिक होगा डेफिनेटली। So if the network is trained on more data, it will be more accurate because these neural networks learn from the examples. ठीक है, तो जितना डाटा ज़्यादा हम उसको प्रोवाइड करेंगे, डेफिनेटली जितना ज़्यादा हम उसको ज़्यादा ट्रेन करेंगे तो रिजल्ट उतने ही ज़्यादा एक्यूरेट होंगे। द न्यूरल नेटवर्क कैन बी कॉन्फ़िगर्ड फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशंस लाइक डाटा क्लासिफिकेशन, पैटर्न रिकग्निशन एक्सेट्रा। ठीक है, इनको स्पेसिफिक पर्पस होगा। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन क्या है, डाटा क्लासिफिकेशन, ये डाटा को क्लासिफाई करना है या पैटर्न रिकग्निशन करनी है, तो उसके लिए हम न्यूरल नेटवर्क्स क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पर आप एक डायग्राम देख रहे हैं, उसमें क्या है कि अब विदाउट न्यूरल नेटवर्क्स किस तरह से परफॉर्मेंस होती है और विद न्यूरल नेटवर्क्स किस तरह से परफॉर्मेंस होती है। मैं इसका इस तरह से शो करता हूँ, आपको डायग्राम फुल नज़र नहीं आ रही थी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखें इसको तो हमारे पास क्या है कि डायग्राम में अगर देखें कि यहाँ पर कैट्स हैं। ठीक है, ये डाटा सेट की बात हो रही है। तो डाटा सेट क्या होता है कि हमारे पास कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, उसमें थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं उस फील्ड से रिलेटेड, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, एक्चुअली जिस प्रॉब्लम पर हम काम कर रहे हैं, कि आपने कोई क्लासिफिकेशन का डाटा सेट होगा, ठीक है, पैटर्न रिकग्निशन के लिए इमेजेस का एक्चुअली डाटा सेट होता है, इमेजेस होती हैं या वीडियो ऑडियो, जिस तरह का हमारा वो प्रॉब्लम होता है उससे रिलेटेड होता है। अब यहाँ पर देखें कि इमेज में क्या डिस्प्ले हो रहा है, ये हमारा डाटा सेट है जिसमें हमारे पास डिफरेंट कैट्स हैं। सपोज ये हमारे पास 3 कैट्स थी, ठीक है, यहाँ पर ये हमारा सिस्टम है, ठीक है, और ये हमने उसको एक इमेज दी है ट्रेनिंग। इसमें क्या है, इस इमेज में भी एक कैट है, ठीक है, यहाँ पर। अब जो है, अब रीड करते हैं, here we have a machine such that we have trained it with 4 types of cats। ठीक है, हमने अपने सिस्टम को किस तरह से 4 टाइप्स ऑफ कैट्स से हमने उसको ट्रेनिंग दी है कि इस तरह की कैट्स होती हैं। उसके बाद क्या है, एंड वंस वी आर डन विद द ट्रेनिंग वी विल प्रोवाइड अ रैंडम इमेज टू दैट पार्टिकुलर मशीन दैट हैज अ कैट। अब क्या किया कि हमने कोई भी एक रैंडमली इमेज उस सिस्टम को दिखा दी जिसमें क्या था, कैट थी। जैसे कि यहाँ पर साइड पर एक इमेज डिस्प्ले हो रही थी, सिंस दिस कैट इज नॉट सिमिलर टू द कैट्स थ्रू विच वी हैव ट्रेन्ड आवर सिस्टम, कि अब वो कैट जो हमने उसको दिखाई है अब वो उन कैट्स की तरह सेम नहीं है जिस तरह से हमने सिस्टम को ट्रेन किया है पहले। तो क्या होगा कि विदाउट न्यूरल नेटवर्क जो है सिस्टम को समझ नहीं आएगी कि इसमें इस इमेज में कैट कहाँ पर है। जब न्यूरल नेटवर्क में होगा तो न्यूरल नेटवर्क में क्या होगा कि वो पैटर्न मैचिंग होगी। ठीक है, तो फीचर्स की बेस पर वो मैचिंग करेगा। तो किसी भी किस्म की हम कैट की इमेज उसको डिस्प्ले करवा देंगे तो वो कुछ फीचर्स की बेस पर उसमें से रिकॉग्नाइज कर लेगा कि ये कैट है। हियर व्हेन वी टॉक अबाउट द केस विद द न्यूरल नेटवर्क, इवन इफ वी हैव नॉट ट्रेन्ड आवर मशीन विद दैट पार्टिकुलर कैट, कि अब हमने उस जो इमेज उसको अब हम इनपुट करवा रहे हैं, हमने उसके जरिए से उसको बेशक क्या कहते हैं कि ट्रेन नहीं किया, फिर भी क्या है
but still it can identify certain features of a cat that we have trained on। ठीक है, अब हमने जो ट्रेनिंग दी है, ट्रेनिंग में हमने क्या किया था, तो फीचर्स की बेस पर उसकी हमारे डाटा सेट की ट्रेनिंग की है, जो हमने इमेजेस दी कि उसमें से वो फीचर्स फाइंड करेगा कि हाँ इसकी टेल है, इस एयर्स इस तरह से है, इसकी हेयर्स जो हैं वो इस तरह से हैं, स्किन इस तरह से है, ठीक है, या जो उसका फेस का शेप है, ठीक है, वो किस उसका पैटर्न क्या है। तो पैटर्न मैचिंग और फीचर एक्सट्रैक्शन की बेस पर वो क्या करेगा, हमारा जो न्यूरल नेटवर्क होगा वो उसको क्या कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा कि ये कैट की ही इमेज है। अब न्यूरल नेटवर्क्स में हमारे पास क्या है, मेन जो है वो 3 लेयर्स हैं। अब इनपुट लेयर, हिडन लेयर और आउटपुट लेयर। इनपुट लेयर पर क्या होता है कि जितनी भी हम इनपुट्स प्रोवाइड करेंगे वो उनको कौन डील करेगा, इनपुट लेयर। और आउटपुट लेयर डेफिनेटली जो आउटपुट आएगी उसके दरमियान में है हिडन लेयर। अब हिडन लेयर पर क्या होता है कि इनपुट और जो हमने डाटा इनपुट किया उसके ऊपर जो कंप्यूटेशन होगी, जो उसके ऊपर प्रोसेसिंग परफॉर्म होगी, ठीक है, और रिजल्ट जनरेट करने के लिए वो कहाँ पर होगी, हिडन लेयर पर। और उसके बाद जो रिजल्ट जनरेट होंगे वो अब क्या हो जाएंगे, आउटपुट लेयर के थ्रू डिस्प्ले किए जाएंगे, डिलीवर कर दिए जाएंगे। अब मोटिवेशन क्या था न्यूरल नेटवर्क के बिहाइंड, ठीक है, हमने इसको नाम दिया न्यूरल नेटवर्क, ठीक है, इसकी वर्किंग किस तरह से है। तो देखते हैं कि न्यूरल नेटवर्क एक्चुअली क्या करता है कि जिस तरह से ब्रेन हमारा वर्किंग करता है उसी तरह से ये भी वर्किंग करता है। ऐसे बेसिकली द न्यूरल नेटवर्क इज बेस्ड ऑन द न्यूरॉन्स, ठीक है। अब हमारा ब्रेन में क्या है, न्यूरॉन्स, ठीक है, विच आर नथिंग बट द ब्रेन सेल्स। अ बायोलॉजिकल न्यूरॉन रिसीव्स इनपुट फ्रॉम अदर सोर्सेज, फिर क्या करता है, कंबाइंस देम इन सम वे फॉलोड बाय परफॉर्मिंग अ नॉन लीनियर ऑपरेशन ऑन द रिजल्ट एंड द आउटपुट इज द फाइनल रिजल्ट। ठीक है, कि हम क्या करते हैं, बायोलॉजिकल न्यूरॉन वो क्या कह रहे हैं कि हम किसी भी सोर्स से इंफॉर्मेशन गेट कर रहे हैं, इनपुट हो रहा है, कि हम आइज के थ्रू से डाटा क्या कर रहे हैं, गेट कर रहे हैं, फिर क्या होगा, उस पर प्रोसेसिंग हो रही है और फिर उसकी बेस पर फाइनल रिजल्ट हो रहा है, परसेप्शन हो रही है कि किस तरह से है, कि ये हमारा जो बायोलॉजिकल न्यूरॉन सिस्टम है वो इस तरह से वर्क कर रहा है। अब जैसे यहाँ पर देखें कि डेंड्रिटिस विल एक्ट एज अ रिसीवर दैट रिसीव सिग्नल फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स which are then passed on the cell body। ठीक है, कि किस तरह से, अब ये आप डायग्राम भी देख रहे हैं कि अब हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो किस तरह से वर्क करता है, कि डिफरेंट उसके अंदर हमारे पास न्यूरॉन्स हैं, डेंड्रिटिस हैं, या जो हमारे बायोलॉजिकल टर्म्स डिफरेंट हैं इसके अंदर। अब हमारा जो हमने न्यूरल नेटवर्क उसको कहा है वो किस तरह से कहा है। अब जिस तरह से न्यूरॉन्स यहाँ पर नर्वस सिस्टम्स में मौजूद है, हमारे पास इस जो न्यूरल नेटवर्क है उसमें हमारे पास डिफरेंट हमारे अपने सिस्टम्स हैं, नेटवर्क्स हैं जो आपस में क्या है, कनेक्टेड हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि स्ट्रेटजीज जो मशीन लर्निंग में यूज़ होती हैं वो किस तरह से है। ठीक है, अब न्यूरल नेटवर्क जो है ये एक्चुअली हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी एक मेन ब्रॉड फील्ड है, उसके अंदर हमारे पास क्या आता है कि आर्टिफिशियल मशीन लर्निंग है। ठीक है, और मशीन लर्निंग में फिर आगे क्या आ रहा है कि न्यूरल नेटवर्क किस तरह से वर्किंग हो रही है। ठीक है, कि अब बात हो रही थी कि हमारे पास जो सिस्टम्स, हमारे डिफरेंट नोड्स होंगे, ठीक है, जिस तरह से न्यूरॉन्स थे, या यहाँ पर बात की गई है कि जो सेल बॉडीज डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, सेल बॉडी विल परफॉर्म सम ऑपरेशन दैट कैन बी समेशन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो हमारे पास जो होगा, जो जिस तरह वो क्या है, हमारे पास नोड्स मीन हमारे डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं जो हमने पूरा सिस्टम बनाया हुआ है, या हम कहते थे सेंसर्स हैं जहां से डाटा इनपुट हो रहा है। ठीक है, तो बात हो रही है कि मशीन लर्निंग में स्ट्रेटजीज कौन कौन सी यूज हो सकती हैं। ठीक है, तो हमारा ये जो न्यूरल नेटवर्क है ये भी क्या है, मशीन लर्निंग के अंदर ही आता है। मशीन लर्निंग क्या है ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि मशीन को हमने इंटेलिजेंट बनाना है, तो उसमें हमारे पास क्या कुछ आ रहा है, सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ठीक है, ये 3 तरह की हमारे पास लर्निंग होती है। अब सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है, ठीक है, हम जो अपना डाटा सेट, बात हमने पहले भी की है कि हम जो न्यूरल नेटवर्क क्रिएट करते हैं, अपना सिस्टम जो क्रिएट करते हैं, हम हमारे कोई ना कोई डाटा सेट हमारे पास होता है। ठीक है, अब वो डाटा सेट किस तरह से क्रिएट होता है कि उसमें डिफरेंट डाटा होता है।
ठीक है। एक डाटा ऐसा होगा जिसके आंसर्स भी हमें मालूम होंगे कि एग्जांपल्स दी हुई हैं या उसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं, तो प्रॉब्लम्स की आउटपुट भी मालूम होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वो हमारे पास सुपरवाइज लर्निंग में आता है, ठीक है। इन सुपरवाइज लर्निंग मॉडल द एल्गोरिदम लर्न्स ऑन द लेबल्ड डाटा सेट, ठीक है। तो लेबल्ड डाटा सेट वही जिसकी हमें आउटपुट भी मालूम है, ये लेबल्ड होता है। Providing the answer key that the algorithm can use to evaluate its accuracy on the training data. Labeled means that each example in the training dataset is tagged with the answer the algorithm should come up with on its own, ठीक है। कि हमारे पास लेबल्ड डाटा होता है। लेबल्ड का मतलब क्या है कि उस जो प्रॉब्लम्स हैं, जो डाटा है, उसके हमारे पास आंसर्स भी मौजूद होते हैं। So a labeled data set of a flower images would tell the model which photos were the roses। अब क्या है कि लेबल डाटा सेट में अब हमने क्या किया, अब कोई भी हम उसको एक इमेज अपने डाटा सेट को दे रहे हैं तो वो उसको कोई ना कोई लेबल लगाकर अपने पास स्टोर कर लेगा कि ये किस किस्म, अब फ्लावर्स की बात कर रहे हैं, फ्लावर्स का डाटा सेट है, तो वो उसको क्या करेगा, कोई ना कोई एक लेबल असाइन किया जाएगा, ये इस किस्म का फ्लावर है। या हमारे पास एनिमल्स का डाटा सेट है, तो हम क्या कर देंगे, उसको लेबल्स लगाएंगे, जो भी हमारे पास जितनी भी इमेजेस होंगी, जितना भी डाटा होगा, लेबल्ड होगा कि ये डाटा मतलब किस चीज़ का डाटा है, ये एनिमल्स का है। एनिमल में भी फिर फर्दर कैटेगराइज किया जाएगा कि किस किस्म के एनिमल का है, ठीक है। तो ये बात होती है लेबल्स की। अब जो है सुपरवाइज लर्निंग में हमारे लिए कहाँ कहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स में और रिग्रेशन प्रॉब्लम्स में। अभी इन दो चीज़ों को आपने खुद थोड़ा सा सर्च आउट करना है कि क्लासिफिकेशन क्या होती है और रिग्रेशन क्या होती है, ठीक है। क्लासिफिकेशन तो डेफिनेटली नाम से भी हमें पता चल रहा है कि हम अपनी डाटा को क्लासीफाई कर देंगे, डिफरेंट उस बेसिस पर हम क्लासेस बना देंगे। जैसे कि एनिमल्स में भी डिफरेंट क्लासिफिकेशन बना सकते हैं कि ये मैमल्स हैं या डिफरेंट इस तरह से, या फ्लावर्स में भी कि किस किस किस्म के फ्लावर्स ये हैं, ठीक है, कैटेगराइज कर देंगे, ठीक है। और फिर रिग्रेशन प्रॉब्लम में क्या होगा, ये हमारे पास मैथमेटिकल्स आएगा, आप इसको थोड़ा सर्च आउट कीजिए कि रिग्रेशन क्या चीज़ होती है, अनसुपरवाइज लर्निंग क्या है। अब जैसे कि हमने देखा कि सुपरवाइज लर्निंग में डाटा जो होता है वो लेबल्ड होता है, तो डाटा सेट जो होता है उसमें लाखों रिकॉर्ड्स होते हैं, हज़ारों होते हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कितना बड़ा डाटा सेट है। तो ये पॉसिबल नहीं है, मतलब बहुत मुश्किल काम है कि इतने बड़े डाटा सेट को हम एक एक डाटा को लेबल करें, ठीक है। तो हर दफ़ा हमें डाटा सेट जो है वो लेबल्ड नहीं मिलता, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, तो वो जो लर्निंग है वहाँ पर जहाँ पर हमारे पास डाटा जो है वो लेबल्ड नहीं होता, वो क्या है, अनसुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग में क्या है कि हमारे पास हम उसको सुपरवाइज कर रहे हैं, ठीक है, कि हमारा ये डाटा है किस तरह का है। अनसुपरवाइज में वो हम उसको सुपरवाइज नहीं कर रहे, मतलब डाटा को हम लेबल नहीं कर रहे। अब क्या है कि परफेक्टली लेबल्ड डाटा सेट आर नॉट इजी टू कम बाय, एंड समटाइम्स रिसर्चर्स आर आस्किंग द एल्गोरिथम क्वेश्चंस दे डोंट नो द आंसर टू, कि उनको पता भी नहीं होता कि प्रॉब्लम ऐसा आया है कि अब पता भी नहीं है कि किस तरह का प्रॉब्लम है। दैट्स वेयर अनसुपरवाइज लर्निंग कम इन। तो यहाँ पर अब क्या अनसुपरवाइज लर्निंग वर्क करेगी। अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है कि इन अनसुपरवाइज लर्निंग अ डीप लर्निंग मॉडल इज हैंडेड अ डाटा सेट विदाउट एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस ऑन व्हाट टू डू विद इट, ठीक है। कि यहाँ पर क्या होगा कि हमें नहीं मालूम कि डाटा सेट जो हमारे पास मौजूद है इसके साथ हमने क्या करना है। द ट्रेनिंग डाटा सेट इज अ कलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल्स विदाउट अ स्पेसिफिक डिजायर्ड आउटकम और करेक्ट आंसर। अब ट्रेनिंग डाटा सेट हमारे पास क्या है कि हमें नहीं मालूम कि जो इसके आंसर्स क्या हैं, ठीक है, ये करेक्ट आंसर इसका क्या है, जो भी डाटा वहां पर मौजूद है। द न्यूरल नेटवर्क देन अटेम्प्ट्स टू ऑटोमेटिकली फाइंड स्ट्रक्चर in the data by extracting useful features and analyzing its structure। अब यहाँ पर न्यूरल नेटवर्क क्या करेगा कि कुछ फीचर्स की बेस पर या स्ट्रक्चर की बेस पर क्या करेगा, उस डाटा को एनालाइज करेगा और जो हमारा एक्चुअल प्रॉब्लम है उस तरह से उसको वर्किंग करवाएगा,
Depending on the problem at hand, the unsupervised learning model can organize the data in different ways. ठीक है, फिर उसको ये डिपेंड करता है कि हमारा मॉडल किस तरह का है, हमारा प्रॉब्लम किस तरह से है, हम क्या चाहते हैं कि हमारी आउटपुट किस तरह से आए, तो उस बेस पर डिपेंड करके हमारा जो मॉडल होगा उसको डाटा को क्या करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा। ठीक है, जबकि सुपरवाइज लर्निंग में पहले से ही हमें मालूम होता है कि इस डाटा को हम इतने इस तरह से यूज करना है। उसके बाद आता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या है? रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या होगा, कुछ ना कुछ रिवार्ड होता है। ठीक है, जैसे गेम्स हैं, अब आपने क्या किया, गेम खेल रहे हैं तो एट द एंड आप या उसमें क्या कर रहे हो, विन कर रहे हो, ठीक है, या आप वहाँ पे लूज कर रहे हो, गेम को लॉस है। तो वीडियो गेम्स आर द फुल ऑफ रीइंफोर्समेंट काज। कंप्लीट अ लेवल एंड अर्न अ बैज, कि आपने एक लेवल कंप्लीट किया, आपको एक बैज मिला। डिफीट द बैड गाय इन अ सर्टेन नंबर ऑफ मूव्स एंड अर्न अ बोनस। ठीक है, कि आपने जो कुछ परफॉर्म कर रहे हैं उसकी बेस पर आपको कुछ ना कुछ रिवार्ड मिल रहा है। स्टेप इनटू अ ट्रैप, गेम ओवर, कि आप अगर ट्रैप में आ गए तो गेम ओवर, ये भी रिवार्ड ही है। ठीक है, these causes help a player learn how to improve their performance for the next game। ठीक है, कि अब इससे क्या मिला, कि अब पता चलेगा कि नेक्स्ट टाइम इसको किस तरह से प्रॉब्लम को हमने डील करना है। विदाउट दिस फीडबैक दे वुड जस्ट टेक रैंडम एक्शंस अराउंड अ गेम एनवायरनमेंट इन द होप्स ऑफ एडवांसिंग टू द नेक्स्ट लेवल। ठीक है, अगर वो ये चीज़ें ना हो, अब गेम खेल रहे हैं कि आपको पता है कि ये मूव्स हैं तो ये रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम आपने खेला, आपने देखा ये स्टेप लिया, ये रिवॉर्ड मिला, ये स्टेप लिया तो यहाँ से लॉस हुआ, तो नेक्स्ट टाइम क्या हुआ कि वो उसको क्या करेगा, वो वही स्टेप्स लेगा जिनके अंदर उसका पॉजिटिव रिवॉर्ड है। ठीक है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग ऑपरेट्स ऑन द सेम प्रिंसिपल, कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग इसी तरह से ही वर्क कर रहा है। एंड एक्चुअली वीडियो गेम्स आर अ कॉमन टेस्ट एनवायरनमेंट फॉर दिस काइंड ऑफ रिसर्च। उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास न्यूरल नेटवर्क की एप्लीकेशंस क्या है। रिकग्निशन ऑफ इमेज वाज द फर्स्ट एरिया वेयर न्यूरल नेटवर्क्स वर सक्सेसफुली अप्लाइड। ठीक है, सबसे पहले जो है ये इमेज रिकग्निशन के लिए यूज हुआ, लेकिन उसके बाद इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन और भी हैं, जैसे कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, ट्रांसलेशन है, लैंग्वेज की लैंग्वेज ट्रांसलेशन है, ये लैंग्वेज जनरेशन है कि एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज आप नई लैंग्वेज जनरेट हो रही है। ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट, ठीक है, स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन में यूज़ हो रहा है, डिलीवरी ड्राइवर रूट प्लानिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन और चैटबॉट्स में यूज़ हो रहा है। ठीक है, कि ये सारी चीज़ें न्यूरल नेटवर्क्स में यूज़ हो रही हैं। अब हम देखते हैं जेनेटिक एल्गोरिदम्स। ठीक है, कि जेनेटिक एल्गोरिदम्स हमारे पास जो एक टेक्नोलॉजी है वो क्या चीज़ है, कि जेनेटिक एल्गोरिदम्स प्रोवाइड कंप्यूटर्स विद अ मेथड ऑफ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग विच इज़ बेस्ड अपॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस। ठीक है, तो जेनेटिक हमारे पास क्या है, ये ऐसे एल्गोरिदम्स होते हैं जिस तरह से हमारे ह्यूमन के अंदर हमने जैसे पहले देखा कि ह्यूमन ब्रेन के ऊपर काम हो रहा था, तो ये भी इसकी वर्किंग भी कुछ उसी जो बैकग्राउंड को लेकर ही डेवलप की गई है। द कंप्यूटर प्रोग्राम बिगिंस विद अ सेट ऑफ वेरिएबल्स which internally resembles the chromosomes which store the genetic information in humans। अब क्रोमोसोम्स में क्या है कि ह्यूमंस की जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, तो उसी तरह हमारे जो जेनेटिक एल्गोरिदम्स हैं उनके अंदर भी एक क्या है, एक क्रोमोसोम मौजूद है, और उन क्रोमोसोम्स में क्या स्टोर होता है, यहाँ पर बाइनरी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। ठीक है, each genome of these digital chromosomes represents a trait of whatever the data structure is supposed to represent. This information can be stored either in the bit field form in which each genome is classified as a being on or off 0 1। ठीक है, तो जीनोम क्या है कि हमारे पास जिस तरह से डाटा सेट की हमने बात की, तो यहाँ पर भी कलेक्शन ऑफ जीन्स, कि हमारे पास बहुत सारी जो जीन्स हैं, ठीक है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो जीनोम है। ठीक है, तो यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन क्या है, स्टोर हो रही है। ऑल्टरनेटिवली दे कैन बी स्टोर्ड इन अ कैरेक्टर स्ट्रिंग
in which each character represents an integer value which describes the magnitude of the trait। कि अब यहाँ पर जो डाटा स्टोर हो रहा है वो क्या है कि बाइनरी इंफॉर्मेशन है, डेफिनेटली वो 0 1 की तरह से स्टोर होगी, या उसके ऑल्टरनेट में वो क्या कह रहे हैं कि करैक्टर स्ट्रिंग्स के तौर पर भी, इंटीजर्स के तौर पर भी हम इसमें स्टोर करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इट कुड बी अ नंबर फ्रॉम 0 to 55 with 0 begins a total absence of the trait and 255 begins a total presence of the trait and all numbers in between representing a gradient between the two polarities। अब जेनेटिक एल्गोरिदम्स जो इनकी वर्किंग है वो इसी तरह से ही है कि अब जैसे हम जेनेटिक्स देखते हैं, अब इनमें जो वर्किंग होती है उसमें दो टर्म्स की बेस पर होती है, क्रॉस ओवर, ठीक है, और म्यूटेशन की बेस पे, ठीक है। अब क्रॉस ओवर क्या है कि एक जीन, अब दो डिफरेंट जीन्स जो हैं वो मिलकर एक नई जीन्स जो प्रोड्यूस कर रही होती हैं, और फिर जो हावी जीन है मतलब जिसके डोमिनेंट जीन है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उस थर्ड जीन्स के अंदर, जो न्यू जीन है उसके अंदर आ रही हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसकी वर्किंग भी कुछ इसी तरह से ही है, ठीक है। और जेनेटिक एल्गोरिदम्स ये हम यूज़ कब करते हैं एक्चुअली, जब हमें क्या है ऑप्टिमल सोल्यूशन चाहिए, ठीक है। ऑप्टिमल मीन कि हमें बेस्ट सोल्यूशन चाहिए। अब ये ज़रूरी नहीं है वो कितना एफिशिएंट है, बस हमें जल्द अज जल्द कि कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है। तो उसमें अब न्यूरल नेटवर्क की तरह से उस पर लंबी चौड़ी वर्किंग नहीं होगी कि जल्द अज जल्द वो उसका कोई ना कोई सोल्यूशन, प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड कर दिया जाएगा। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डज नॉट रिक्वायर एनी डेरिवेटिव इंफॉर्मेशन, ठीक है, और क्या है फास्टर है, मोर एफिशिएंट है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि पैरेलल कैपेबिलिटीज इसके अंदर मौजूद हैं, ऑप्टिमाइजेस बोथ कॉन्टिन्यूस एंड डिस्क्रीट फंक्शंस, ठीक है। और फिर क्या, प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ गुड सॉल्यूशंस एंड नॉट जस्ट अ सिंगल सॉल्यूशन, कि हमारे पास जितने भी बेस्ट सॉल्यूशंस हैं, गुड सॉल्यूशंस हैं, उनको ये हमारे सामने डिस्प्ले करेगा। ऑलवेज गेट्स एन आंसर टू द प्रॉब्लम विच गेट्स बेटर ओवर द टाइम, यूजफुल व्हेन द सर्च स्पेस इज वेरी लार्ज एंड देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पैरामीटर्स इन्वॉल्व। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं कि ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए सूटेबल नहीं है विच आर सिंपल, जो सिंपल प्रॉब्लम्स हों। फिटनेस वैल्यूज कैलकुलेटेड रिपीटेडली, कि अब इसके अंदर आप इसको फर्दर स्टडी कीजिए, इसके जो डिटेल है तो कुछ फार्मूलाज यूज़ होंगे, ठीक है, फिटनेस फार्मूला यूज़ होगा, तो उसकी जो वैल्यू है वो क्या कहते हैं, वो बार बार कैलकुलेट हो रही है, ठीक है, विच माइट बी कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव फॉर सम प्रॉब्लम्स, ठीक है। उसके बाद क्या है कि फिर ये गारंटी नहीं देता, देयर आर नो गारंटीज ऑन द ऑप्टिमलिटी ऑफ द क्वालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, कि अब वो हमें सॉल्यूशन तो प्रोवाइड कर देगा, ठीक है, लेकिन अब ये ज़रूरी नहीं कि वो बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, ठीक है, एफिशिएंट है बहुत ज़्यादा नहीं, वो बस जो बेस्ट सॉल्यूशन की लिस्ट होगी वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। इफ़ नॉट इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली जेनेटिक एल्गोरिथम में नॉट कवरेज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, कि अगर उसको प्रॉपर इंप्लीमेंट नहीं किया तो भी सॉल्यूशन ठीक नहीं आएगा। उसके बाद थर्ड टॉपिक हमारे पास है फजी लॉजिक्स। फजी लॉजिक्स जो है ये भी अब रीजनिंग का ही एक मेथड है, और ये भी किस तरह से, जैसे ह्यूमन रीजनिंग है उसी तरह से ये भी रिजेंबलेंस इसकी है कि ह्यूमन क्या करता है कि अब जिस तरह हम सोचते हैं कि यस या नो, ठीक है, कि अब हमने हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उनका आंसर क्या आ सकता है, यस या नो। अब फजी लॉजिक्स में क्या हुआ कि सोचा गया कि जैसे ह्यूमन सोचता है कि यस और नो के दरमियान में भी कुछ ना कुछ आंसर होना चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए फजी लॉजिक्स आए। अब इसमें क्या है, दिस अप्रोच इज सिमिलर टू हाउ ह्यूमन परफॉर्म डिसीजन मेकिंग एंड इट इन्वॉल्व ऑल इंटरमीडिएट पॉसिबिलिटीज बिटवीन यस एंड नो, ठीक है। अब यहाँ पर अगर डायग्राम को देखते हैं तो क्या है, इज इट कोल्ड, उसके आंसर्स में हमारे पास क्या आ रहा है, ये यस या नो, 0 1 बूलियन लॉजिक में। लेकिन फजी लॉजिक में क्या होगा, उसके दरमियान उसके आंसर किस तरह आ रहे हैं, वेरी मच, ठीक है, लिटल है या वेरी लेस, तो डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं। The conventional logic block that a computer understands take precise input and produce a definite output as a true or false, ठीक है, कि ट्रू और फॉल्स में हमारे पास कन्वेंशनल में आउटपुट आ रही है, विच इज इक्विवेलेंट टू ह्यूमन बीइंग येस और नो।
The fuzzy logic was invented by Lotfi Zadeh, who observed that unlike computer, humans have a different range of possibilities between yes and no, such as कि certainly yes है, possibly yes है, cannot say, possibly no या certainly no, कि हमारे सिर्फ दो ही आंसर नहीं होते, क्या है डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं. तो fuzzy logic works on the level of possibilities of input to achieve the definite output. Now talking about the implementation of this logic, it can be implemented in a system with different sizes and capabilities such as microcontrollers, large network or a workstation based systems. ठीक है, तो यहाँ इसको हम यूज़ कर सकते हैं. Also it can be implemented in hardware, software and combination of both. ठीक है, ये why do we use fuzzy logics? क्यों यूज करते हैं? जनरली we use the fuzzy logic system for both commercial and particular purposes such as it controls machines and consumer products. ठीक है, मशीन्स के अंदर भी फजी लॉजिक्स यूज़ किए जाते हैं, डिफरेंट मशीन्स के अंदर भी, या हमारे जो होम अप्लाइंसेस हैं उनके अंदर भी यूज़ होते हैं. इफ़ नॉट एक्यूरेट रीजनिंग, इट एटलीस्ट प्रोवाइड्स एक्सेप्टेबल रीजनिंग. ठीक है, अगर एक्यूरेट नहीं भी होती तो भी मतलब इस तरह की रीजनिंग ये करेगा कि कुछ ना कुछ वो हमारे काबिल कबूल होती हैं. दिस हेल्प इन डीलिंग विद द अनसर्टेनिटी इन इंजीनियरिंग. अब यहाँ पर इसका आर्किटेक्चर अगर आप देखें तो उसके अंदर जो मेन हैं वो 4 पार्ट्स हैं. कौन कौन से? रूल्स है, ठीक है, फुजीफायर है और डिफुजीफायर है और इंटेलिजेंस. ठीक है, अब देखते हैं रूल्स क्या हैं. It contains all the rules and the if-then conditions offered by the experts to control the decision making system. रूल्स के अंदर डेफिनेट रूल्स ही होंगे, डिफरेंट रूल्स होंगे. इफ देन की कंडीशंस यहाँ पर यूज हो रही हैं. द रिसेंट अपडेट इन द फजी थ्योरी प्रोवाइड डिफरेंट इफेक्टिव मेथड फॉर द डिजाइन एंड ट्यूनिंग ऑफ अ फजी कंट्रोलर्स. यूजुअली दीज डेवलपमेंट्स रिड्यूस द नंबर ऑफ फजी रूल्स. कि अब जो रिसेंट इसके अंदर टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उसमें रूल्स भी कम से कम यूज हो रहे हैं, कंट्रोलर्स को यूज कर रहे हैं. फुजिफिकेशन क्या होती है? दिस स्टेप कन्वर्ट्स इनपुट्स आर द क्रिस्प नंबर्स इनटू फजी सेट्स. यू कैन measure the crisp input by sensors and pass them into the control system. ठीक हो गया. For further processing, it splits the input signals into 5 steps such as किस तरह से? LP, MP, S, MN और LN. के अब यहाँ पर क्या है कि लार्ज पॉजिटिव है, मीडियम पॉजिटिव है या स्मॉल है, या मीडियम नेगेटिव है या लार्ज नेगेटिव. कि जो हमारे पास इनपुट आई है उसको वो कंट्रोल सिस्टम में प्रोसेसिंग के लिए दिया गया और प्रोसेसिंग के बाद ये रिजल्ट्स आए. उसके बाद इन्फ्रेंस इंजन क्या होता है कि इट डिटरमिन्स द डिग्री ऑफ मैच बिटवीन फुजी इनपुट्स एंड द रूल्स. कि जो हमारी इनपुट दी गई है और रूल्स, इन्फ्रेंस इंजन को हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं कि उस रूल्स की बेस पर क्या करेगा, वो कोई ना कोई डिसीजन लेके अकॉर्डिंग टू द इनपुट फील्ड इट विल डिसाइड द रूल्स दैट देयर आर टू बी फायर्ड, combining the fired rules from the control actions. अब defusification क्या है जी? The defusification process converts the fuzzy sets into a crisp value. ठीक है, there are different types of techniques available and you need to select the best suited one with an expert system. So this was about the architecture of fuzzy logic in AI. Now let's understand the membership. उसके बाद हमारे पास क्या है? एप्लीकेशंस. फुजी लॉजिक की एप्लीकेशंस कहाँ हम इसको यूज़ कर रहे हैं? एरोस्पेस फील्ड के अंदर हम इसको यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, किसके लिए? कि एल्टीट्यूड कंट्रोल करने के लिए. फिर क्या है कि दिस कंट्रोल द स्पीड एंड ट्रैफिक इन द ऑटोमोटिव सिस्टम. इट इज़ यूज फॉर डिसीजन मेकिंग सपोर्ट सिस्टम फॉर पर्सनल एवोल्यूशन इन द लार्ज कंपनी बिजनेस. इट आल्सो कंट्रोल्स द पीएच ड्राइंग केमिकल जो इंडस्ट्री है उसके अंदर ये यूज़ हो रहा है. उसके बाद फजी लॉजिक इज यूज इन द नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड वेरियस इंटेंसिव एप्लीकेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. उसके अलावा क्या है? मॉडर्न कंट्रोल सिस्टम सच एज एक्सपर्ट सिस्टम्स के अंदर यूज़ हो रहा है.
fuzzy logic mimics how a person would make decisions only much faster. Thus you can use it with neural networks. तो fuzzy logics को हम neural networks के अंदर भी यूज़ करते हैं. तो ये था आज का लेक्चर. तो अल्लाह हाफिज़.